हेलो एवरीवन। आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के लिए आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही खुश रहिए और भाई बहन अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए। आज हम लोग बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग कितने टाइप का होता है, बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है, और अगर बैलेंस नहीं रहा, बैलेंस पहले तो क्रिएट किस वजह से होता है और इसका क्या क्या इफ़ेक्ट है और इसका रेमेडीज़ क्या क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो बैलेंसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग और मॉडिफाइंग मशीनरी so that the unbalance is reduced to an acceptable level and if possible is eliminated entirely। सबसे पहले तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड जो वर्ड यूज़ है, बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? बैलेंस करना। और बैलेंस कब कब किसी को करते हैं? जब वो अनबैलेंस्ड हो। अनबैलेंस्ड हो मतलब उसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, उसका अलाइनमेंट जो है वो ख़राब हो, या फिर किसी एक साइडेड हो जाए, वो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उस बॉडी में लाई ना करे, उसके बाहर लाई करे। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अनबैलेंस्ड कहते हैं। और जब अनबैलेंस्ड होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक उसी का जितना मैग्नीट्यूड इधर लग रहा है, जिस डायरेक्शन में, आउटर डायरेक्शन में, उसके जस्ट अपोजिट हम लोग को लगाना होगा मास, ताकि वही फोर्स, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगे और उसको काउंटर करें। तो उसी को हम लोग बैलेंसिंग कहते हैं। तो कोई भी मशीन में बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मशीन को कुछ मॉडिफाई करते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाते हैं ताकि वो बैलेंस हो सके। या तो एक 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 अच्छा लेवल तक वो मॉडिफाई हो सके, मतलब अच्छा लेवल तक वो ठीक हो सके, या तो पूरी तरह से बैलेंस हो जाए, जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो ख़त्म हो जाए, ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो वही लाइन यहाँ लिखा हुआ है कि बैलेंसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग और मॉडिफाइंग मशीनरी। इसमें मशीन जो है, मशीनरी है, उसको क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं और मॉडिफाई करते हैं सो डैट द अनबैलेंस इज़ रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, ताकि जो अनबैलेंस्ड है वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, एक्सेप्टेबल लेवल, एक ऐसा लेवल तक जहाँ पे इसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकें, है ना। एंड इफ़ पॉसिबल इज़ एलिमिनेटेड इंटायरली, और अगर पॉसिबल हो तो उसको पूरी तरह से अनबैलेंस को ख़त्म कर दिया जाए। ये हम लोग बैलेंसिंग में करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक 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 मेरे पास रस्सी है, ठीक है। एक रस्सी है, रस्सी में एक पत्थर को आप बांध लीजिए, ठीक है, और पत्थर को आप रोटेट करवाइएगा। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि आपको उसको एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो क्या होगा? इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा उसका, तब जा कर के वो क्या होगा कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर पाएगा। और जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसको एक एक बैलेंस पोजीशन में रहने के लिए, एक फिक्स डिस्टेंस पे रहने के लिए उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट ऑटोमेटिकली एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा, जो कि अपोजिट होगा सेंट्रीपिटल का, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। जैसे कि मैं एक डायग्राम बता करके आपको करता हूँ कि जैसे ये आपका रस्सी है, यहाँ पे आपने पत्थर को टाई अप किया है और इसको जो है आप इस सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा रहे हो, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा रहे हो। तो इसके लिए क्या होगा? इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें लगेगा जो कि इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए और इसको इस सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पे ही रहे, इसके लिए इसको एक और फोर्स ऑटोमेटिकली जनरेट होगा जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगा। इस साइड में जो फोर्स होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट टू डैट ऑफ सेंट्रीपिटल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा जो कि जस्ट इक्वल होगा किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो यही है एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग का, ठीक है ना। ये तो आपका ऑटोमेटिकली हो गया, लेकिन आपको जब मशीन का पार्ट्स होगा तो उसमें आपको जो भी आपका अनबैलेंस्ड है उसी के सेम मैग्नीट्यूड का आपको अपोजिट में करना होगा। हम लोग अभी इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। देखिए, तो जो मैं अभी एग्जांपल समझाया उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि अ पार्टिकल और मास मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट। एक सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो ताकि वो सर्कुलेटरी मोशन प्रोवाइड हो सके।
एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड, एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा जो रेडियली आउटवर्ड एक्ट हो रहा है, एक्ट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड एक्ट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। ओके अब जो है देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ अनबैलेंस, अनबैलेंस का दो बेसिक टाइप है। फर्स्ट वन इज रोटेटिंग अनबैलेंस और सेकंड वन इज रिसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस। जैसे कोई ऐसा डिवाइस है जो रोटेट हो रहा है तो उसमें जो अनबैलेंस क्रिएट होगा उसको हम लोग रोटेटिंग अनबैलेंस कहेंगे, और रिसिप्रोकेटिंग सिस्टम में अगर अनबैलेंस हुआ तो उसको हम लोग रिसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस कहेंगे। अब जो है बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास, हम लोगों को पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास, कि एक मास है हमारे पास, वो क्या हो रहा है कि रोटेट हो रहा है, तो उसका बैलेंसिंग हम लोग को करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, एक सिंगल रोटेटिंग मास को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो तरीका है, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय फर्स्ट वन, अ सिंगल मास रोटेटिंग इन अ सेम प्लेन। मान लीजिए कि एक सिंगल रोटेटिंग मास है जो किसी प्लेन में मूव कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, अब उसी प्लेन में एक और मास हम लोग लगा देंगे उसके जस्ट अपोजिट, उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, उसी प्लेन में, ऑन द सेम प्लेन, तो वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को, जैसे कि अभी मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक मास है, ठीक है, ये रहा आपका मास। अगर ये किसी भी प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा है तो जस्ट इसके अपोजिट में हम लोग एक मास लगा देंगे जो इसको बैलेंस कर देगा, ठीक है, इसको बैलेंस कर देगा। ये आपका फर्स्ट हो गया कि उसी प्लेन में आपको लगाना है। सेकंड वाला जो कहता है, सेकंड वाला कहता है कि टू मास बाय टू मास रोटेटिंग इन द डिफरेंट प्लेन्स। जैसे कि ये है, यहाँ पे एक मास इधर है, ठीक है, इसको बैलेंस करना है तो हम लोग दो मास लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों क्या होगा, दूसरा प्लेन में है और इसको काउंटर कर रहा है, दोनों को बैलेंस कर रहा है। तो इस तरीके का भी हम लोग बैलेंसिंग कर सकते हैं, और भी बहुत तरीके का बैलेंसिंग पॉसिबल है, ठीक है ना, कि दोनों सेम साइड का हो सकता है, डिफरेंट साइड का, बट बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि एक सिंगल मास से भी कर सकते हैं और दो मास से भी किया जा सकता है, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास। तो सबसे पहले बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय ए सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। एक सिंगल मास है जो रोटेट हो रहा है सेम प्लेन में। आप इसका पहले फिगर देख लीजिए। देखिए ये है हमारा m1 मास है, ये है आपका m2 मैंने लगाया जस्ट इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। m1 मास है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो मास है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में रोटेट हो रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या किए, m2 मास लगा दिए r2 डिस्टेंस में। जब m2 मास लगा दिए तो ये क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है, इसको बैलेंस कर रहा है ये m2 मास r2 डिस्टेंस में। ये क्या है, ओमेगा वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा था, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, तो कंसिडर्ड ए डिस्ट्रीब्यूटिंग मास m1 अटैच टू ए शाफ्ट रोटेटिंग एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, कि हमने एक मास मान लिया है m1 जो कि अटैच है किसी भी शाफ्ट में और ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से रोटेट हो रहा है, जैसा कि अभी हम लोग फिगर में देखे थे। और वो कितना डिस्टेंस में था, लेट r1 बी द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द मास m1। m1 क्या था, m1 का जो रेडियस था, रेडियस ऑफ रोटेशन, वो r1 गिवन था, आप फिगर में देख चुके हैं अभी। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मास। मतलब r1 जो डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी मास का, जो मास है हमारा m1 मास है, वहाँ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस है r1। वी नो डैट ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मास m1 ऑन द शाफ्ट। अब चूंकि हमको पता है कि जब कोई भी बॉडी जब रोटेट होता है तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है, एंड दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट m ओमेगा स्क्वायर r। अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला पता होगा तो यही होता है m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर r होता है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला Fc1 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मास 1 का m ओमेगा स्क्वायर r, r यहाँ मतलब r1 हो जाएगा, ठीक है। दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट रेडियली, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, बाहर के साइड में लगेगा, एंड दस प्रोड्यूस अ बेंडिंग मोमेंट ऑन द शाफ्ट, और इसकी वजह से एक बेंडिंग मोमेंट जो है वो शाफ्ट में एक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू काउंटर एक्ट दिस इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स
और इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, काउंटर करने के लिए एक बैलेंसिंग मास लगाना होगा जो कि m2 है, may be attached in the same plane of rotating as of the disturbing mass m1। जैसा कि आपको पता है m2 हम लोग बैलेंसिंग मास है जो कि अटैच कर रहे हैं और ये होगा सेम प्लेन ऑफ द रोटेशन में, ठीक है, जिसमें मास m1 है। सच दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू टू मासेस आर इक्वल एंड अपोजिट, और इस तरह से लगाना है कि दोनों मास का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इक्वल और अपोजिट हो जाए और वो दोनों एक दूसरे को काउंटर करे, ठीक है। जैसे कि आपको फिगर समझा चुका था कि एक m1 मास है जो कि r1 डिस्टेंस पर है रेडियस ऑफ रोटेशन, और ये r1 जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रोटेशन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉल के बीच का डिस्टेंस है, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। तो हम लोगों को करना क्या है कि एक बैलेंसिंग मास सेट करना है m2 विच इज़ एट r2 डिस्टेंस, और इसके कारण जो m1 के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो और जो m2 के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे और एक दूसरे को काउंटर करेंगे, ठीक है। r2 जो होगा वो रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बैलेंसिंग मास m2 होगा, एंड दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मास। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है शाफ्ट का और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है मास का, इसके बीच का डिस्टेंस है r2, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा m2 मास के लिए वो कितना होगा, तो m2 ओमेगा स्क्वायर r2 होगा, और जो मास 1 के लिए जो था वो कितना था, m1 ओमेगा स्क्वायर r1 था। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल होना चाहिए, इसीलिए क्या होगा कि इक्वेशन 1 जो m1 ओमेगा स्क्वायर r1 था और जो m2 ओमेगा स्क्वायर r2 है ये दोनों बराबर होगा। तो m1 ओमेगा स्क्वायर r1 इक्वल हो गया किसके, m2 ओमेगा स्क्वायर r2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों जो है चूंकि सेम शाफ्ट से कनेक्टेड है तो दोनों का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो सेम होगा, तो यहाँ भी आपका ओमेगा और ओमेगा कट जाएगा तो बचेगा क्या, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बैलेंस करने के लिए कि हम लोग यहाँ पे आखिर कितना मास का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि हमारे पास एक मास है, मान लीजिए 5 है, 5 kg है, विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब हम लोगों के पास एक और मास है 2 kg का, इसको बैलेंस करने के लिए कितना डिस्टेंस में लगाएंगे, तो वो आपको इस इक्वेशन से निकल जाएगा। तो आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, और इसका एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट भी है जब पूरा मशीन को आपको बैलेंस करने दिया जाएगा, बट अभी हम लोगों के सिलेबस में ये चीज़ नहीं है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि जो मास m1 के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा था और जो मास m2 के कारण हो रहा था दोनों को बस इक्वेट कर दिया गया है और m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 कर दिया गया है। नेक्स्ट वी हैव कि when the two planes of a distributing mass lies in between the planes of two balancing mass, कि हम लोग का दो बैलेंसिंग मास, जैसे कि एक मास यहाँ पे है और दो बैलेंसिंग मास के द्वारा हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो उस टाइम में क्या होगा, ठीक है, उस टाइम में क्या होगा, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो होगा सबसे पहले जो ये मास है उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख लीजिए, तो m ओमेगा स्क्वायर r हो गया इसका मास का, और जो m1 और m2 मास हम लोग इधर अटैच किए हैं उसको बैलेंस करने के लिए उन दोनों को निकाल करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जोड़ देंगे, तो m1 ओमेगा स्क्वायर r1 हो जाएगा इसके लिए और इसके लिए हो जाएगा m2 ओमेगा स्क्वायर r2। अब क्या करेंगे कि इसके कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा था और जो इसके कारण हो रहा था इन दोनों को जोड़ देंगे और इक्वेट कर देंगे इसके कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा था, तो यहाँ से सीधा सीधी आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गॉट FC इज इक्वल टू FC1 प्लस FC2 और m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर r1 प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर r2। Since all threes are connected in the same shaft, so omega is same for all, so omega square and omega square कट जाएगा, यहाँ से आप कॉमन लेके इससे काट सकते हैं। काटने के बाद फाइनली आपका इक्वेशन बचेगा mr इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। ओके, तो फाइनली आपका ये बचेगा mr इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं काउज ऑफ अनबैलेंस की, आखिर ये अनबैलेंस होने का कारण क्या क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट काउज है ब्लो होल्स इन कास्टिंग। जब हम लोग कास्टिंग करते हैं, कोई भी मशीन के कंपोनेंट्स का ढलाई किया जाता है,
तो उस टाइम क्या हो जाता है कि उसमें बबल्स एयर ले लेता है और वो अंदर में बबल्स बना देता है, और उसके कारण में वहाँ कैविटी क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग ब्लो होल्स के नाम से जानते हैं। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? इसेंट्रिसिटी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या हो जाए, डिसलोकेट हो जाए, है ना, वो कहीं और लाई करे, या फिर जो पूरा होल सिस्टम, जब दो तीन कंपोनेंट, किसी भी मशीन का दो तीन कंपोनेंट आपस में टच में रहेगा, कांटेक्ट जब हो जाता है, तो उस टाइम जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या हो जाता है कि उसका जो बॉडी है उसमें ना होकर के वो बाहर बाहर में आ जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसी को हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं, कि जो एक्सिस है उसमें ना होकर के वो सीजी बाहर आ जाता है। ठीक है। एडिशन ऑफ की एंड की वेज, जो भी की या की वेज है किसी भी कपलिंग में, किसी भी दो कंपोनेंट को जोड़ने के लिए जो हम लोग की यूज़ करते हैं या की वेज यूज़ करते हैं, उसके कारण वेट में वेरिएशन आता है, उसके कारण भी यहाँ अनबैलेंस क्रिएट होता है। कोरोजन और वियर, जब हम लोग बहुत लंबे समय तक किसी मशीन के कंपोनेंट को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वियर टियर हो जाता है, उसके कारण भी अनबैलेंस वेट हो जाता है। और कोरोजन होने के कारण भी जो मेरा मतलब इक्विपमेंट्स है उसका वेट कम हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। मैन्युफैक्चर्ड अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारा मशीन का ऐसा कंपोनेंट भी है जो अनसिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक बोले तो एक ऐसा कंपोनेंट जिसको अगर दो हिस्से में बांटा जाए तो दोनों इक्वल ना लगे, दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक ना हो, और उसको हम लोग अनसिमेट्रिक कहेंगे। ठीक है, अनसिमेट्रिक कहेंगे। नेक्स्ट है कि हाइड्रोलिक और एरोडायनामिक्स अनबैलेंस। जो हाइड्रोलिक और एरोडायनामिक्स अनबैलेंस है, मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करने के लिए हम लोग जो प्रीवियस पाथ जो प्रोवाइड कराते हैं उसके कारण भी अनबैलेंस क्रिएट होता है। और एरोडायनामिक्स देने के लिए भी आपको क्या होगा कि उसका मशीन कंपोनेंट्स को डिज़ाइनली, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में ही आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, उसके कारण भी वहाँ अनबैलेंस क्रिएट होता है। अगर हम लोग इसका इफ़ेक्ट देखेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ अनबैलेंस, तो अनबैलेंस होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले वाइब्रेशन आता है। अगर अनबैलेंस हुआ तो आपका मशीन वाइब्रेट करेगा, और जितना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा वो उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो वाइब्रेशन इज़ अवर फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड, नॉइज़, आवाज़ बहुत ज़्यादा करेगा मशीन, चूँकि वहाँ वाइब्रेशन भी हो रहा है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा करेगा। डिक्रीज लाइफ ऑफ बेयरिंग, उसमें जो भी बेयरिंग आप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी मशीन का कंपोनेंट है तो उसका जो लाइफ है वो आपका कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ नॉइज़, वाइब्रेशन और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है इसलिए। अनसेफ वर्क कंडीशन, मतलब अगर कोई वाइब्रेट कर रहा हो या अनबैलेंस हो तो वहाँ पे काम करना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके का फंडा नहीं, वहाँ बहुत सारा हो जाता है, जैसे कि नॉइज़ पोल्यूशन है, वाइब्रेशन है ना। और अगर कोई मशीन कंपोनेंट गिर जाए तो इसके कारण भी वहाँ क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाता है वर्किंग कंडीशन। ठीक है। रिड्यूस्ड मशीन लाइफ, मशीन का जो लाइफ है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इंक्रीज्ड मेंटेनेंस, और जो मेंटेनेंस है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा आपका। इंक्रीज मेंटेनेंस, मेंटेनेंस जो है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, मेंटेनेंस आपका बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस, कि अनबैलेंस का क्या क्या इफेक्ट है। फर्स्ट वन वाइब्रेशन है, नॉइज़ है, डिक्रीज लाइफ ऑफ बेयरिंग है, बेयरिंग का लाइफ जो है वो आपका क्या होगा, लाइफ ऑफ बेयरिंग डिक्रीज हो जाएगा। अनसेफ वर्क कंडीशन, रिड्यूस्ड मशीन लाइफ एंड इंक्रीज मेंटेनेंस। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस भी। तो बैलेंसिंग, अनबैलेंस जो भी है, बैलेंसिंग आपको कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वाइब्रेशन के बारे में। वाइब्रेशन के कुछ टर्मोलॉजीज़ पढ़ने हैं हम लोगों को, उसका इफ़ेक्ट पढ़ना है, और किस तरह से हम लोग वाइब्रेशन से बच सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू।